आरपीएससी, यूआरओ, जिसमें ए और बी पार्ट है। हम इस बी पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है नगर पालिका अधिनियम 2009। इस बी पार्ट में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इसकी हम पहले थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं 360 डिग्री विश्लेषण के साथ। यदि आप हमारी सारी क्लास से देख लेते हैं तो ये जो बी पार्ट है 40 क्वेश्चंस का, ये 40 क्वेश्चंस आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें प्रोत्साहन देगा। तो शुरू करते हैं। नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसका हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है नगर पालिका का गठन और शासन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। इस अध्याय में 3 से 50 तक की धाराओं का वर्णन किया हुआ है। तो ये ध्यान रखें, आपको अध्याय भी ध्यान रखना है कि कौन से अध्याय में किसका वर्णन है और कौन से अध्याय में कहाँ से कहाँ तक का धारा का वर्णन किया गया है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो हमने अब तक 16 धाराएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 17वीं धारा। धारा 17 कहती है जिला निर्वाचन अधिकारी। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उसका उल्लेख धारा 17 में किया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में, एक एक शब्दों पर गौर करें, राज्य के प्रत्येक जिले के लिए राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन अधिकारी मनोनीत या नाम निर्दिष्ट करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शब्दों का पूरा पूरा ध्यान करें। नियुक्त है, मनोनीत है, चयनित है। प्रश्न में मनोनीत की जगह चयनित दे सकता है, नियुक्त दे सकता है। और यदि आपने जल्दबाजी में पढ़ा और ध्यान नहीं रखा तो आपका प्रश्न आते आते गलत हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ें। जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा, मतलब धारा 17 जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में बता रही है। और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? तो प्रत्येक जिले में निर्वाचन आयोग जो है वो राज्य सरकार से परामर्श लेके एक निर्वाचन अधिकारी मनोनीत या नाम निर्दिष्ट करेगी। जो राज्य सरकार का कोई अधिकारी होगा, यानी उस जिले में राज्य सरकार के अंडर में आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट में से कोई भी एक व्यक्ति होगा जो जिला निर्वाचन अधिकारी होगा और इसको मनोनीत या नाम निर्दिष्ट करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। और ये नाम निर्दिष्ट करने से पहले या मनोनीत करने से पहले ये राज्य सरकार से परामर्श जरूर करेगा। इसको राज्य सरकार से परामर्श करना बहुत जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी का उल्लेख किया गया है। तो आप ध्यान रखें, ये पिछली बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जिला निर्वाचन अधिकारी किसके परामर्श से नियुक्त किया जाता है? तो राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। और ये होता कौन है जिला निर्वाचन अधिकारी? तो ये राज्य सरकार का कोई अधिकारी होता है, ये ध्यान रखें। अगली धारा है 18। धारा 18 कहती है स्थानीय अधिकारियों आदि के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाना। यानी स्थानीय अधिकारी मतलब हर जिले में या कुछ क्षेत्र विशेष में जहाँ चुनाव हो रहे हैं तो वहाँ जो अधिकारी होंगे, निर्वाचन अधिकारी, उनको कर्मचारी उपलब्ध करवाया जाना। उनको काम काज में मदद करने के लिए कर्मचारियों को उपलब्ध करवाया जाना। ये धारा 18 का संबंध है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किए जाने पर किसी भी रिटर्निंग ऑफिसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को ऐसा स्टाफ उपलब्ध कराएगा जो निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसको कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा? वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को। यानी जहां चुनाव हो रहे हैं वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वह उनको कर्मचारी उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये जो कर्मचारी होंगे ये स्थानीय होंगे, जो राज्य सरकार के अंदर कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करवाएगा, जो निर्वाचन से संबंधित कर्तव्य का पालन करेंगे। जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां से चुनाव संबंधित जो पालन है कर्तव्य का, ये पालन करेंगे। कौन? ये कर्मचारी करेंगे। तो इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा? इसमें से प्रश्न बन सकता है
कि जो स्थानीय अधिकारियों हैं, स्थानीय अधिकारी जिनको रिटर्निंग ऑफिसर कहा गया है, उनको कर्मचारी कौन उपलब्ध करवाएगा? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी। किसको उपलब्ध करवाएगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर को करवाएगा। और जो स्थानीय अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, उनका उनका जो कर्तव्य होगा वो चुनाव संबंधित होगा, निर्वाचन संबंधित होगा। अब आगे इस धारा में इस उद्देश्य के लिए पदाधिकारी हो सकते हैं। कौन कौन पदाधिकारी हो सकेंगे इस उद्देश्य? प्रत्येक स्थानीय पदाधिकारी हो सकता है। वो भी अन्य संस्था जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रित या वित्त पोषित है। यानी या तो कोई स्थानीय पदाधिकारी होगा, उसको कर्मचारी नियुक्त किया जा सकता है चुनाव के लिए, या कोई ऐसी संस्था जो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है, या उसको राज्य सरकार वित्त पोषित, यानी उसको काम करने के लिए राज्य सरकार फंड उपलब्ध करवा रही है, तो वहां के जो कर्मचारी होंगे वो कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर को। यह है धारा 18। धारा 19। धारा 19 कहती है अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाना। अब जो अधिकारी है और जो कर्मचारी है, धारा 18 में आपने नियुक्त कर दिया उनको, तो धारा 19 कह रही है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर, जब तक चुनाव नहीं होते और चुनाव कंप्लीट नहीं होते, जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता, तब तक वो जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। ध्यान रखें, जैसे ही चुनाव का परिणाम आ गया उसके बाद वो वापस जिस जिस डिपार्टमेंट से आए हैं उस डिपार्टमेंट में वापस चले जाएंगे, और जब तक चुनाव का परिणाम अंतिम घोषित नहीं होता तब तक वो अधिकारी और जो कर्मचारी होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। तो 19 में कहा गया है कि अधिकारी और स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे। ये शब्दों का ध्यान रखें, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन होंगे, यानी जब तक चुनाव का अंतिम परिणाम नहीं आता, अंतिम परिणाम, तब तक जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसके नियंत्रण और अधीक्षण में रहेंगे अधिकारी और कर्मचारी। ये धारा 19। धारा 20। निर्वाचन नामावलियों की तैयारी करने आदि के संबंध में अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लंघन, यानी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां की जो निर्वाचन नामावलियां तैयार की जाती हैं, यदि उसमें कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये धारा 20 में है। तो कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य कोई निर्वाचन संबंधित किसी कर्तव्य का पालन के लिए किसी कार्य का दोषी या दोष सिद्ध पर दंड होगा। यानी कोई भी अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, यदि वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है और ये निर्वाचक नामावली है उसमें वो धांधली कर रहा है, धांधली समझ लो, कोई गड़बड़ कर रहा है, तो उससे संबंध में जो दंड का प्रावधान है वो है, एक तो कारावास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। जो 3 महीने से 2 वर्ष तक का तो कारावास हो सकता है, और जुर्माना है वो 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों, ये ध्यान रखें। यानी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी में यदि कुछ गड़बड़ियां की जाती हैं या कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है, शब्दों का ध्यान रखें, कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए कारावास 3 माह से 2 वर्ष तक, और जुर्माना है वो 1000 से 2000 रुपए तक, ये जुर्माने भी याद रखें, या दोनों हो सकता है। अब धारा 21। धारा 21 से सदस्य होने के लिए अहित व्यक्ति, यानी ऐसे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो चुनाव नहीं लड़ सकते या अपना काम नहीं कर सकते, तो उससे संबंध में है। तो धारा 21A, सब क्लोज का ध्यान रखें। धारा 21A, चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी चुनाव वही लड़ेगा चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित, यानी आरक्षण भी मिला हुआ है तो भी आपकी जो आयु है वो 21 वर्ष है। ये ध्यान रखें, चुनाव से संबंधित, चाहे वो स्थानीय चुनाव हो, स्थानीय निकाय के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो विधानसभा के हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जो आयु है चुनाव लड़ने की, उस आयु में कोई आरक्षण नहीं दिया गया, ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आयु में कोई आरक्षण नहीं है, आयु सबकी जो है चुनाव लड़ने की वो 21 वर्ष, ये हम नगर पालिका के संबंध में बात कर रहे हैं कि 21 वर्ष की आयु होगी, चाहे वो स्थान आरक्षित है चाहे नहीं है।
यदि मान लो आरक्षित है और वहां 21 वर्ष का कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो तब तक वहां चुनाव नहीं होंगे जब तक वहां के व्यक्तियों की आयु है वो 21 वर्ष नहीं हो जाती। 21 वर्ष होगी तभी आप चुनाव लड़ सकते हो। ये धारा 21A कह रही है। अब 21B, उस परिसर जिसमें वह निवास करता है, यानी उसका निवास स्थान, निवास करता मतलब निवास स्थान में कार्यशील स्वस्थ शौचालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्वस्थ शौचालय है, इसका जो उल्लेख है वो धारा 21B में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कार्यशील स्वस्थ शौचालय और उसके परिवार का खुले में शौच नहीं जाता है कोई भी सदस्य, यानी जो 21B कहती है ये उस योग्यताओं के बारे में बोल रही है जिसमें कि आपकी 21 वर्ष आयु है, ये ठीक है, उसके बाद आपका जो जो चुनाव लड़ रहा है या उसके चुनाव लड़ने वाले के जो परिवार के सदस्य हैं वो खुले में शौच नहीं जाएंगे, उनका स्वयं एक शौचालय होना चाहिए। ये जो है अब सब शौचालय की परिभाषा दी गई है 21B में। 3 दीवारें होनी चाहिए, एक दरवाजा होना चाहिए छत से घिरा हुआ और कोई जल बंद वाटर सील, यानी ऊपर वाटर की टंकी होनी चाहिए। ये शौचालय की परिभाषा दी गई है 21B में। राजस्थान नगर पालिका द्वितीय संशोधन अधिनियम 2015 जो 21 जुलाई 2015 से प्रभावी है, इसमें ये स्वच्छ शौचालय का क्लॉज जोड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो शौचालय की अनिवार्यता है, शौचालय की अनिवार्यता, ये प्रश्न आ सकता है। शौचालय की अनिवार्यता है वो 21 जुलाई 2015 से जोड़ा गया, यानी 21 जुलाई 2015 से जितने भी चुनाव होंगे उसमें स्वच्छ शौचालय चुनाव लड़ने वाले के पास होना चाहिए। और ये जो धारा है स्वच्छ शौचालय का संबंधित 21B से है, ये ध्यान रखें। अगली धारा, सॉरी अगला स्टेटमेंट, नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2019, 2015 में संशोधन हुआ था, उसमें तो जोड़ा गया था स्वच्छ शौचालय। अब 2019 में जब संशोधन हुआ उसमें क्या जोड़ा गया, खंड 6 विलोपित कर 22 फरवरी 2019 से प्रभावी है, यानी ये खंड 6 है इसको विलोपित कर दिया गया। अब इस खंड 6 में क्या था, विलोपन से पूर्व इस प्रकार था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण न कर ली हो। यानी 3 स्टेटमेंट है। पहला धारा 21 पढ़ रहे अपन, पहला है वह 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ शौचालय। स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। ये जो स्वच्छ शौचालय है, ये जो 21B है धारा, ये 21B में स्वच्छ शौचालय वाला क्लॉज, यानी ये 21B जो धारा है वो 2015 में जोड़ी गई। 2015 में जो संशोधन किया गया उसमें 21B वाली धारा जोड़ी गई संशोधन, और ये जो जोड़ी गई थी 21 जुलाई 2015, 21 जुलाई 2015 को ये 21B जोड़ी गई। उसके बाद वापिस संशोधन हुआ, शोधन ये हुआ 2019 में, और 2019 में संशोधन हुआ जिसमें पहले 6 विलोपित की गई, यानी धारा 21(6) है, इसका विलोपन किया गया। इसमें क्या उल्लेख था, योग्यता के साथ जो तीसरी योग्यता थी, वो तीसरी योग्यता ये थी कि जो चुनाव लड़ रहा है नगर पालिका का, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने उसके समकक्ष किसी बोर्ड से माध्यमिक विद्यालय पास उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी 10वीं पास होना चाहिए। वो व्यक्ति 10वीं पास होगा वही चुनाव लड़ेगा। मगर ये जो अशोक गहलोत की सरकार बनी उसने 22 फरवरी 2019 को ये 10वीं क्लॉज वाला, 10वीं पास वाला जो क्लॉज है ये हटा दिया, मतलब धारा 21(6) को विलोपित कर दिया, हटा दिया इसको। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगली धारा 21A, कतिपय कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता है। ध्यान रखें धारा का, वो धारा जो ये धारा है, आप कंफ्यूज ना हो, ये जो धारा है ये 21 ब्रैकेट में है, यानी इसका सब क्लॉज है, और ये जो धारा है वो पूरी जुड़ी हुई है 21A है।
कतिपय कुछ स्थानों पर निर्वाचन से संबंधित विशेष अर्हता, यानी विशेष अर्हता कौन कौन सी होगी? इस अधिनियम में तत्व समय पर्वत किसी भी अन्य विधि से किसी उपबंधन में किसी प्रतिकूल बात होते हुए भी किसी नगर पालिका में ऐसे स्थानों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किए जाए, यानी राज्य सरकार को भी पावर है, यानी राज्य सरकार को भी ऐसी ऐसी राज्य सरकार को शक्ति है कि वो यदि आरक्षित है, अनारक्षित स्थान है, वहां अपने अपने अपनी शक्ति से अपनी शक्ति से चुनाव करा सकती है। तो उसके बारे में कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किया जाए कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में न हो और ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हो। यानी जहां राज्य सरकार भी चुनाव करवा रही है, ऐसे जहां प्रतिकूल बात है, जहां चुनाव किसी कारणवश से निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से नहीं करवा सकता, वहां राज्य सरकार हस्तक्षेप करके यदि चुनाव करवा रही है तो वहां पर भी 21 से 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। परंतु क्लॉज है, ध्यान रखें, 21 ये पढ़ रहे हैं, नगर पालिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग यानी एससी, ये एसटी और ये ओबीसी या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में से प्रत्येक में से 2 से अधिक सीटें इस धारा में निर्धारित नहीं की जाएगी। यानी राज्य सरकार अपनी शक्ति से चुनाव करवा रही है, तो चाहे एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षित सीटों हैं उसमें से राज्य सरकार है वो स्वतंत्र रूप से 2 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं करवाएगी, ये ध्यान रखें। यानी आरक्षित सीटों में से वो 2 सीटें ले सकती है, एससी, एसटी, ओबीसी की या महिलाओं की 2 सीटों का राज्य सरकार को लेने का अधिकार है। अगला क्लॉज, जहां किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग हुए एससी, एसटी और ओबीसी या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 से कम हो, वहां ऐसी जातियों, जनजातियों या वर्गों या राजनीति महिलाओं में से केवल एक स्थान इस धारा के अधीन निर्धारित किया जाएगा। यानी एससी, एसटी, ओबीसी है, एससी, एसटी और ओबीसी है, वहां मान लो आरक्षित जो है, इनको आरक्षण मिला हुआ है, वो 3 या 3 से कम सीटें हैं, 3 से कम सीटें हैं, तो फिर राज्य सरकार को सिर्फ एक स्थान, केवल एक स्थान निर्धारित कर सकता है। राज्य सरकार सिर्फ अपनी शक्ति से एक स्थान ले सकता है अपने मन मुताबिक। आगे क्लॉज, जहां किसी नगर पालिका में अनारक्षित अनरिजर्व सीटें हैं, स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम हो, वहां ऐसे स्थानों में से केवल एक स्थान इस धारा के अधीन निर्धारित होंगे। अब बात आई जनरल की, ये तो थी एससी एसटी की, यानी एससी एसटी की यदि 3 या 3 से अधिक सीटें हैं, यानी 3 से जो अधिक सीटें हैं, वहां राज्य सरकार को 2 सीटों का पावर है, 2 सीटें वो ले सकती है, अपने मन मुताबिक मनोनीत कर सकती है, मगर यदि 3 या 3 से कम हो, 3 या 3 से कम हो, 3 या 3 से जो कम हो, वहां केवल एक सीट लेने का अधिकार है राज्य सरकार को। और जनरल की बात है, जो जनरल है वहां पर अनारक्षित अनरिजर्व सीटें हैं, वहां यदि 5 या 5 से कम सीटें हैं, यानी जहां आरक्षण नहीं है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, जनरल की सीटें, वहां केवल और केवल ऐसे स्थानों में से केवल एक स्थान राज्य सरकार को लेने का अधिकार है। ये धारा 21A कह दी है। वापिस समझे, एससी, एसटी, ओबीसी की जहां 3 या 3 से अधिक सीटें हैं, वहां राज्य सरकार 2 सीटें ले सकती है। एससी, एसटी, ओबीसी की 3 या 3 से कम सीटें, वहां राज्य सरकार को एक सीट लेने का अधिकार है। और जहां जनरल की सीट यानी अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, वहां राज्य सरकार को एक सीट लेने का अधिकार है, एक सीट। ये धारा कह रही है 21 है। अगली धारा, धारा 22, एक से अधिक वार्ड के लिए लड़ने वाले पर निर्बंध, यानी आप एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकते, ये ध्यान रखें। ये धारा 22 है, वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो वह धारा 22। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्न कैसे भी बनेगा, आपको प्रत्येक इसकी जो थ्योरी है उसको 360 डिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। धारा 22, ऐसा व्यक्ति जिसने नगर पालिका के स्थानों के लिए एक से अधिक वार्ड के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है, यानी एक से अधिक वार्ड के लिए उसने नामांकन दाखिल किया है, तो लिखित नोटिस द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ये शब्दों का ध्यान रखें, लिखित नोटिस द्वारा
एक स्थान को छोड़कर, यानी एक स्थान जहां पर वो चुनाव लड़ना चाहता है उसको छोड़कर सभी स्थानों से अंतिम तारीख, जो अंतिम तारीख है विड्रॉल करने की, 3 बजे नहीं, दोपहर के 3 बजे तक या पूर्व अपनी उम्मीदवारी वापस लेगा। जरूरी है एक स्थान जहां से वो मनपसंद स्थान है, उसने मनपसंद का एक स्थान उसको चयन करना होगा, बाकी जितने भी है वहां से उसको विड्रॉल करना होगा। अन्यथा यदि वो अपनी उम्मीदवारी वापस लेने में विफल रहता है, असफल रहता है, नहीं लेता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यदि वो उम्मीदवारी नहीं लेता है और सभी वार्डों में उसके जो फॉर्म है वो भरे रहते हैं, विड्रॉल नहीं करता है, तो फिर उसके सारे के सारे फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी विड्रॉल हो जाएंगे, और फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये है धारा 22।